हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। जाने अपना उत्तर प्रदेश सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी के बारे में, मतलब इसकी लोकेशन और इसके आसपास कौन से राज्य हैं, कौन कौन सा ज़िला इसका किस किस राज्यों को टच करता है। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इसकी जलवायु के बारे में, इसमें नदियाँ, इसकी जो नदी घाटी परियोजनाएँ हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, और यहाँ के जो मिनरल्स हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और जो भी स्टैटिक डाटा हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी यूपी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश की लोकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में मैप देखने से पहले आप लोगों को डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर किसी भी अगर मैप में हम देखते हैं तो ऊपरी जो हिस्सा होता है वो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो दक्षिण दिशा दिखाता है। ठीक है, मतलब जो उत्तर, अगर हम भारत के मैप में देखें तो ये जो लद्दाख है ये उत्तर दिशा में है और ये वहीं जो तमिलनाडु है ये दक्षिणी छोर पे है। और अगर पूरब की बात करें तो ये दाईं ओर पूरब होता है और बाईं ओर पश्चिम। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी हिस्सा है और वहीं गुजरात राजस्थान ये पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, तो अगर हम ये उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम वाली लाइनों को मिला दें तो अपना जो उत्तर प्रदेश होगा ये उत्तर पूर्वी दिशा में आएगा। मतलब इधर से उत्तर और इधर से पूर्व ले लें तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन अगर सेंटर से देखें तो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहले नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का पहला नाम क्या था। उत्तर प्रदेश से पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था संयुक्त प्रांत। इसको संयुक्त प्रांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अवध प्रांत और आगरा प्रांत से मिल करके बना था संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसलिए इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो आपसे पेपर में अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश से पहले इसका नाम क्या था तो क्या था? संयुक्त प्रांत आप बताएंगे। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 19,98,12,341 जनसंख्या है। अब अनुमानित जनसंख्या 22 से 23 करोड़ हो गई होगी। ठीक है, वर्तमान में जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? 22 से 23 करोड़। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, पहले नंबर पे राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र है, मतलब पॉलिटिकल मैप। इसमें ये हिस्सा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ये तीन राज्य आते हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल 2 राज्य और 1 देश आता है। पूर्व में बिहार और झारखंड है और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार और झारखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, वहीं पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, और उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
ये राज्यों में है और देश की बात करें तो नेपाल है। तो इस तरीके से 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश इसके बॉर्डर को टच करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश को कितने राज्य टच करते हैं, तो राज्य कुल हो जाएंगे 8। कितनी यूनियन टेरिटरी टच करती हैं, वो 1। और कितने देश टच करते हैं इसके बॉर्डर को, वो 1 देश। देश कौन सा है, नेपाल। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। राज्यों की बात करें, ऊपर हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ा सा हिस्सा टच करता है सहारनपुर का, ये सहारनपुर जिला है। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये 8 राज्य इसको टच करते हैं। जो है उत्तर प्रदेश, पूर्वी नाम संयुक्त प्रांत। राज्य के पुनर्गठन के बाद में 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। राजधानी इसकी लखनऊ है। राज्य दिवस 24 जनवरी मनाई जाती है। 24 जनवरी को इसका गठन किया गया था, इसलिए इसका राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। क्षेत्रफल जो है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, हम लोग देख चुके हैं। राजभाषा इसकी हिंदी है। ठीक है। ये इसका गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। इसको भारत में मिला लिया गया था। इसके बाद में आगे देखते हैं कि कौन से जिला किस राज्य से या किस देश से टच करते हैं। तो ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि नेपाल से टच होने वाले इनमें से कौन से जिला नहीं हैं या इनमें से कौन से जिला हैं। 1 2 3 4 करके ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। नेपाल से टच होने वाले हम लोग मैप में भी देखते रहेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। लाइन से देखें, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं। तो इसको याद करने का तरीका देखो, ये बहराइच, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, BS आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, BS, मतलब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और लास्ट में आता है M। ठीक है। बिहार के साइड में लास्ट में क्या आ जाता है, M आ जाता है। तो BS M ट्रिक बना करके याद कर लेंगे, BS M। इधर आपका पीलीभीत और लखीमपुर, पीलीभीत और लखीमपुर को अलग से PL करके याद कर लेंगे, PL BS M। ठीक है। तो नेपाल से टच होने वाले राज्य PL BS M। ठीक है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये हो गए आपके 7 जिले जो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से उत्तराखंड से कौन कौन से जिले बॉर्डर टच करते हैं। एक है पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। यहाँ पे पीलीभीत का कुछ हिस्सा तो नेपाल से टच करता है और कुछ हिस्सा उत्तराखंड से। इसी के बाद में पीलीभीत, बरेली, उसके बाद में आपका ये रामपुर है, मुरादाबाद, फिर बिजनौर, फिर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक है। तो इसको भी देख लो, ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इसके बाद में आपका मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन आपका नेपाल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेपाल से बॉर्डर कौन कौन से टच करते हैं। नेपाल और हरियाणा से पूछ लिया जाता है, दिल्ली से पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप ट्रिक बना करके याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी जो ये आपकी एक बेल्ट है पूरी, वही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे उत्तराखंड से टच करते हैं। मतलब बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ये तो 3 एक साथ याद कर लो, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। पीलीभीत भी टच करेगा। ठीक है। पीलीभीत भी टच करेगा, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद एक साथ लिख लो, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, BRM। ठीक है। उसके बाद में बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, BRM BMS कई बार लिखेंगे, कई बार पढ़ेंगे, इसको याद हो जाएगा, BRM और BMS। इसके बाद में हरियाणा से हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा से टच होने वाले जिलों के नाम बताओ। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं।
तो इसमें आपका सहारनपुर आ जाएगा, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे ऊपर सहारनपुर तो टच करेगा ही करेगा, उसके बाद ये छोटा सा जिला है शामली, फिर बागपत, फिर उसके बाद में आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद अलीगढ़, फिर मथुरा। ये थोड़ा सा हिस्सा टच करता है मथुरा का। ठीक है, मथुरा का भी कुछ हिस्सा टच करता है। तो हरियाणा से बॉर्डर शेयर करने वाले देख लेते हैं। पहला है सहारनपुर, शामली, बागपत, उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, तो हरियाणा से आप गौतम बुद्ध नगर तो याद ही रहेगा, गौतम बुद्ध नगर जो है वो टच करता है। इधर अलीगढ़ और मथुरा भी टच करता है, एएम। और ये क्या है? एसएसबी, एसएसबी एएम, एसएसबी जीएएम याद कर लेंगे। ठीक है, एसएसबी जीएएम हरियाणा से हो गए। तो नेपाल से बॉर्डर टच करने वाली जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर, पीएल, बीएस एम। ठीक है, पीएल, बीएस एम। उसी तरीके से उत्तराखंड में पीलीभीत, इधर से याद करेंगे, इधर से पीलीभीत, फिर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बीआरएम, फिर उसके बाद में बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, बीएमएस, बीआरएम, बीएमएस। ये हो गए आपके उत्तराखंड से। इसके बाद हरियाणा से देखें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, एसएसबी जीएएम। ये हो गए आपके हरियाणा से बॉर्डर टच करने वाले जिलों के नाम। इसके बाद में दिल्ली से कौन कौन से जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के टच करते हैं? एक तो गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। बस दो ही हैं, एक गाजियाबाद है और एक गौतम बुद्ध नगर है। दो ही जिले जो हैं वो इससे बॉर्डर टच करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद में राजस्थान से भी दो ही जिले टच करते हैं, एक आगरा, एक मथुरा। मथुरा ये वाला एरिया है, आगरा ये वाला एरिया है। ठीक है, तो राजस्थान से टच करने वाले आगरा, मथुरा, और दिल्ली से टच करने वाले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। मध्य प्रदेश से टच होने वाले बहुत सारे जिले हैं। आगरा, इधर से लाइन से देखो, आगरा, उसके बाद जालौन, इटावा, फिर इसके बाद झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये आपका ललितपुर है, ये झांसी है। उसके बाद महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, ये वाली जो बेल्ट है नीचे वाली, ये है आपका एमपी से बॉर्डर टच करने वाले ज़िले। इसके बाद बिहार से टच होने वाले कौन कौन से ज़िले हैं? ऊपर से देखते हैं, सोनभद्र, ऊपर से देखते हैं सबसे पहले महाराजगंज, फिर कुशीनगर, फिर देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और लास्ट में सोनभद्र। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, ये हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जो बिहार से बॉर्डर टच करते हैं। बाद में एक ही डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, ये इधर छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड से, इधर छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो पूरब में बिहार से, अगर साउथ में बात करें तो छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में मध्य प्रदेश से और दक्षिण पूर्व में झारखंड से टच करता है। मतलब सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देखो सोनभद्र इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 4 राज्यों में आ रहा है सोनभद्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा नेपाल से टच होने वाले, फिर उत्तराखंड से, फिर हरियाणा से, इसके बाद में फिर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड से टच होने वाले। कुल 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश से बॉर्डर टच करता है उत्तर प्रदेश। कुछ स्टैटिक डेटा देख लेते हैं। सोनभद्र जिला सबसे ज़्यादा 4 राज्यों से सीमा शेयर करता है।
कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इधर बिहार, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और ये क्या है? ये है सोनभद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सटे राज्यों की संख्या 3 है। आप देखिए सहारनपुर जो है ऊपर साइड में है, यहाँ पे सहारनपुर के इधर उत्तराखंड है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है और इधर है हरियाणा। ठीक है, सहारनपुर के इधर है यूके, ऊपर है एचपी और इधर है एचआर। ठीक है, इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश और इधर हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कितने, कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? तो वो है सोनभद्र। 3 राज्यों से कौन शेयर करता है? वो है सहारनपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु को छूने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। दक्षिणी बिंदु कहाँ होगा? सोनभद्र में। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों को छूने वाले राज्यों का नाम बिहार और हरियाणा। पूर्वी हिस्सा क्या है? बिहार से टच करता है और पश्चिमी हिस्सा हरियाणा से टच करता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? वो खीरी जिला है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। मतलब जो सबसे बड़ा जिला है ये लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। ठीक है, 1 2 3 4 लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। ठीक है, याद हो जाएगा। लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। ये 4 घटते हुए क्रम में हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा खीरी, दूसरे नंबर पर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। ठीक है, इसके बाद में देखें कुल जिलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कुल जिले कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और संभाग या मंडल की बात करें, मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, प्रदेश में कुल जिले 75 और मंडल 18 हैं। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में, और इसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थित है। कुल मंडल 18, जिले 75 हैं। विधानमंडल किस प्रकार का है? द्विसदनीय है। ठीक है, विधानमंडल में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 है। एंग्लो इंडियंस की संख्या हटा दी गई है, तो अभी कितने हैं टोटल विधान परिषद के सदस्य? 99। विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी एक एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, कुल 403 है। 403 सीटों पर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। इस तरीके से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। ठीक है, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें। ठीक है, विधानसभा 403, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। ठीक है, विधान परिषद की 99 सीटें। तो याद हो जाएगा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ उसकी लखनऊ में, कुल मंडल 18, कुल जिले 75, विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में कुल 99, विधानसभा में कुल 403 सदस्य, लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य। इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में देखा कि उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। जनसंख्या की दृष्टि में भारत में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। 19,98,12,341 जनसंख्या है। वर्तमान में लगभग 22 से 23 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। हम लोगों ने देखा राज्य का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, राज्य दिवस भी उसी तारीख को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। इसकी राजधानी लखनऊ, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा इसकी उर्दू है। और हम लोगों ने देखा नेपाल से बॉर्डर टच करने वाले जिले पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, PL, BS, BSM।
उसी तरीके से उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर। ठीक है। इस तरीके से हरियाणा से बॉर्डर शेयर करने वाले ज़िले सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है। इसके बाद में दिल्ली से बॉर्डर शेयर करने वाले 2 डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, राजस्थान से भी 2 डिस्ट्रिक्ट आगरा और मथुरा, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करने वाले आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, बिहार से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, इधर से इधर की तरफ, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, झारखंड भी सोनभद्र। तो इस तरीके से सोनभद्र कुल 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है और उसी तरीके से सहारनपुर 3 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आपको बताना है आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। जाने अपना उत्तर प्रदेश की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपना उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से बॉर्डर टच करता है और कौन कौन से देश, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर टच करता है। हम लोगों ने देखा था 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश से बॉर्डर टच करता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी देखा था कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इसका नाम, पूर्व नाम संयुक्त प्रांत, पुनर्गठन में 1 नवंबर 1956 को, राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से ज़िले किन किन राज्यों और देश से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ स्टैटिक चीज़ देखी थी कि सोनभद्र जो है 4 राज्यों से और सहारनपुर 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। दक्षिणी बिंदु छत्तीसगढ़, पूर्वी पश्चिमी बिंदु बिहार और हरियाणा है और सबसे बड़ा ज़िला खीरी है। और हम लोगों ने देखा था उच्च न्यायालय इलाहाबाद, कुल मंडल 18, कुल जिले 75, विधानसभा द्विसदनी, विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या 99, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा के 31 हैं। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है सीटों की संख्या। आगे हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को देखना है उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर हम उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो कुल 650 किलोमीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई कम है। तो ये इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 240 किलोमीटर है। राजकीय चिन्ह इसका मछली है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसमें ये मछली के 2 चित्र बने हुए हैं। यहीं धनुष का एक चित्र बना हुआ है, धनुष और बाण, और बीच में ये निशान है। ये जो निशान है ये गंगा और यमुना की संयुक्त धारा को दिखाने का प्रतीक है। वहीं ये जो धनुष है ये अवध प्रांत का निशान है और ये जो मुस्लिम शासक हुए हैं मछली, उसका प्रतीक है। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का चिन्ह है। चिन्ह में मछली और धनुष बाण बना हुआ है। राजकीय पुष्प जो है पलाश, ये चित्र आप लोग देख सकते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़। राजकीय पक्षी सारस, ये आप लोगों ने देखा होगा। सारस या इसको क्रोंच भी बोलते हैं। राजकीय पशु बारहसिंघा और खेल राजकीय है वो है हॉकी। ठीक है। फिर से देखते हैं, राजकीय चिन्ह मछली, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच, पशु जो है वो बारहसिंघा और खेल जो है वो है हॉकी। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650, दक्षिण से उत्तर की लंबाई 240 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। अब लगभग 22 करोड़ से 23 करोड़ होने के अनुमान है। उसमें से पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 है और महिला जनसंख्या 9,53,31,831 है। तो ये आपको एग्जैक्ट डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद करना है कि कुल 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है। इसी को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात क्या होता है?
1000 पुरुषों पर वहाँ उस राज्य में या उस देश में महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर 1000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 1000 से कम है तो इसका मतलब लिंगानुपात वहाँ पर कम है, और अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है तो लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। महिलाओं की संख्या से ही लिंगानुपात को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो क्या है, 912। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा है 879, 879 सबसे कम हरियाणा का लिंगानुपात है। सबसे अधिक जो है केरल का लिंगानुपात है, मतलब 1084। कुल 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं हैं, मतलब पुरुषों की कुल संख्या नीचे रखेंगे, महिलाओं की कुल संख्या ऊपर रखेंगे, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लिंगानुपात, है ना। तो ये हो गया आपका सबसे कम वाला हरियाणा, सबसे अधिक वाला केरल। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर अगर कुल साक्षरता दर निकालें तो ये 67.7 है। पुरुषों महिलाओं को सबको दोनों को जोड़ करके अगर साक्षरता दर निकालते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 67.7। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा 77.3 है और महिलाओं की साक्षरता दर 57.2 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, हर वर्ग किलोमीटर पर 1106 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति ही रहते हैं। मतलब अगर हम ये एक जगह ले लें और इसका इससे और इससे गुणा करके कितना आ जाए, ये 1 किलोमीटर इधर हो और 1 किलोमीटर इधर हो तो इसका जो एरिया आएगा 1 वर्ग किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 1 वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, यही होता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो यूपी में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग रहते हैं, 829 लोग, और बिहार में कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिहार में लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। वहीं सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, 17 व्यक्ति ही रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 20.7% लोग कौन से हैं, अनुसूचित जाति के हैं, एससी से बिलोंग करते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या जो है ना के बराबर है 0.6%। ठीक है, 0.6% एसटी की जनसंख्या, इसको हम ना के बराबर मान लेंगे, और एससी की जनसंख्या 20.7 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़, पुरुष की जनसंख्या 10 करोड़, 10.5 करोड़, वहीं महिलाओं की संख्या 9.5 करोड़। ठीक है, लिंगानुपात 912 है, साक्षरता दर 67.7 है, जनसंख्या घनत्व 829 है, एससी की जनसंख्या 20%, एसटी की जनसंख्या 0.6%। सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा 879, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केरल 1084। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, काली को ही शारदा भी बोलते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन आदि नदियां बहती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी जो गंगा है वो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य में बहते हुए बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल में जा कर के सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, वहीं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए आकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। गंगा की जो दक्षिण से सहायक जो नदियां हैं वे सारी डायरेक्ट गंगा में जल ना गिरा करके यमुना में जल गिराती हैं, सिवाय एक नदी सोन के। ठीक है, सोन जो है वो डायरेक्ट गंगा से मिलती है। ठीक है, और बाकी सारी जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन
चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी जो नदियां हैं ये गंगा की ही सहायक नदियां हैं। दक्षिण से मिलती हैं इससे, लेकिन डायरेक्ट गंगा में जल ना गिरा करके यमुना में गिराती हैं जल, फिर यमुना इसका सबका जल ले जा करके प्रयागराज के पास में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। इसके बाद में अगर हम बाएं तट पर इसके देखें तो वहीं रामगंगा बरेली के पास मिल जाती है आकर के। काली या शारदा नदी गंगा से आकर के मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ गंगा की ही सहायक नदियाँ गंगा में ही आकर के मिल जाती हैं, फिर गंगा इसका संयुक्त जल लेकर के आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कौन कौन सी नदियाँ हैं। एक मेन नदी गंगा, उसकी सहायक नदी यमुना, इधर से रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, इधर से चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन। ठीक है, ये गंगा, ये यमुना, ये रामगंगा, काली या शारदा या घाघरा, गंडक, कोसी, इधर चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन, ये सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको आप लोग कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी नदियाँ याद हो जाएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, फसलें देखते हैं, और फल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ और सरसों, ये हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। ठीक है, इसी के साथ साथ में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है और जौ के उत्पादन में दूसरा राज्य। ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन पूरे देश में कहाँ पर होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन करने वाला और गन्ना उत्पादन करने वाला पूरे देश में प्रथम राज्य है। और वहीं यहाँ पर उत्पादन किस किस चीज़ों का होता है, गेहूं, गन्ना, चावल, कपास, तंबाकू, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ और सरसों का उत्पादन होता है। फलों की बात करें, आम, संतरा, माल्टा नींबू के जैसा ही एक बड़ा नींबू होता है, नींबू, अमरूद, लीची और सफ्तालू आदि फल का उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में हम लोगों ने जाना। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में शीर्ष है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में हम लोग प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या उद्योग है, चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दियसलाई, साइकिल, कागज, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग और सिगरेट आदि ये सारे उद्योग उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, कौन कौन से, चीनी का उद्योग, जब गन्ना सबसे अधिक होता है तो चीनी का उद्योग तो होगा ही। सूती वस्त्र का उद्योग होता है, जूट, कांच, चमड़ा, दियसलाई, साइकिल, कागज, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग और सिगरेट। इस तरीके से सूती वस्त्र का भी निर्माण होता है, रेशमी वस्त्र का भी, कालीन, पीतल, कलाई के बर्तन, इत्र व तेल का निर्माण, चाकू, ताले, कैंची, प्रेस, प्रकाशन संगमरमर आदि, इन सब का भी निर्माण किया जाता है, उद्योग धंधे में ये आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख उद्योगों में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में हम लोग प्रमुख कारखाने, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कारखाने किस किस स्थानों पर हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है, एल्यूमिनियम वाला जो हिस्सा है वो कहाँ पर है, रेणुकूट, सोनभद्र। तो नीचे वाला एरिया है जो मध्य प्रदेश और झारखंड से टच करता है, तो वो पठारी भाग आ जाता है। ठीक है, तो जो जितने मतलब हमारे मिनरल्स हैं वो उसी वाले क्षेत्र से मिलते हैं, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले एरिया से। कोयला जो होगा वो भी यहीं से निकलेगा, और जो जितने प्लांट्स वगैरह होंगे वो इसी निचले वाले हिस्से से लगाए जाएंगे, इसी हिस्से में लगाए जाएंगे या इसी से टच वाले हिस्से में लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये माइंड में रखेंगे। एक बार को यूपी का मैप आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, ये सारी जो ये हैं ये पठारी एरिया में आ जाते हैं। ठीक है,
ये वाला एरिया कौन सा आ जाता है, पठारी भाग। तो पठारी भाग में ही उत्तर प्रदेश के जितना भी मिनरल्स हैं वो यहाँ से ही निकलते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स होंगे वो भी जनरली यहीं पर लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ पर लगाया गया है, सोनभद्र में लगाया गया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एरोनॉटिकल से संबंधित है तो कहाँ पे लगाया जाएगा, कानपुर और लखनऊ में, ठीक है। ये मेन शहर हैं यूपी के, लखनऊ और कानपुर, एरोनॉटिकल से संबंधित, हवाई जहाज़ से संबंधित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, इलाहाबाद और रायबरेली। इसी तरीके से त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, ये भी नैनी इलाहाबाद में। उर्वरक कारखाना गोरखपुर और इलाहाबाद में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में ही है। सिंगरौली कोयला खान, अब देखो कोयला खान है तो कोयला खान कहाँ होगी, सोनभद्र में, क्योंकि वही पठारी एरिया है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, कानपुर में कौन सी है, मॉडर्न बेकरीज। इसके बाद में मॉडर्न बेकरी कानपुर, फिर भारत पंप एंड कंप्रेशर, ये भी इलाहाबाद में। आयुध उप इस्कर कारखाना, ये फिरोजाबाद में। इसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। अपट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ, अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ। सीमेंट कारखाना चुर्क डल्ला मिर्ज़ापुर। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, ये गाजियाबाद में है, ठीक है। मथुरा तेल शोधक कारखाना, नाम से पता चल रहा है तेल शोधक कारखाना मथुरा में ही होगा। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर होते हैं, कानपुर में होते हैं। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए का केंद्र है, ठीक है। तो कृत्रिम अंग कहाँ बनेंगे, कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कहाँ होगा, कानपुर में होगा। स्कूटर इंडिया कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। तो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको स्कूटर इंडिया, चमड़ा, कृत्रिम अंग, मथुरा तेल शोधक, बेल और सीमेंट कारखाना, और इसके बाद में ये इतने याद कर लेने हैं। इसके बाद में इधर आपको हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, एरोनॉटिकल लिमिटेड, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, उर्वरक कारखाना और सिंगरौली कोयला खान, इतने आपको याद करने हैं। इसके बाद में आते हैं नगर और उसके उपनाम। आगरा को क्या कहा जाता है, आगरा में ताजमहल है इसलिए इसको ताज नगरी कहा जाता है। अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल है तो राम जन्मभूमि स्थल उसको कहा जाता है। अलीगढ़ के ताला जो है, ताला उद्योग वहाँ पर बहुत ही फेमस है इसलिए उसको ताला नगरी कहा जाता है, ठीक है। इलाहाबाद को संगम नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर गंगा से जो है यमुना आकर के मिलती है, इसीलिए उसको संगम नगरी बोला जाता है। मथुरा को कृष्ण नगरी क्योंकि कृष्ण का जन्म यहीं पर हुआ था। कन्नौज को खुशबुओं का शहर, क्योंकि कन्नौज का जो इत्र है वो बहुत फेमस है। क्या फेमस है, इत्र, ठीक है। जो परफ्यूम होती है वो बहुत फेमस है यहाँ की, इसलिए इसको खुशबुओं का शहर बोला जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर क्योंकि यहाँ पर नवाब रहते थे। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी क्योंकि यहाँ फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और सुहाग से संबंधित सामान बनता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कुल जनसंख्या यहाँ की लगभग 20 करोड़, उसमें से लिंगानुपात 912, साक्षरता दर 67.7, जनसंख्या घनत्व 829 और 80 की जनसंख्या 20.7। इसके बाद में हम लोगों ने नदियाँ देखी। नदियों में मुख्य नदी गंगा, उसकी सहायक नदी यमुना, इधर से रामगंगा, काली, शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी, इधर से चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन जो डायरेक्ट गंगा से मिलती है, ठीक है। ये नदियाँ यहाँ की देख ली हम लोगों ने। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। मेन गेहूँ और गन्ना में प्रथम स्थान है, उसी के साथ साथ में जौ का भी उत्पादन में दूसरा स्थान, सरसों के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। और यहाँ पर उत्पादन होता है गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ, सरसों का। फलों के उत्पादन में अगर देखें तो आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, सफ्तालू का भी उत्पादन यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने आज देखा प्रमुख कारखाने। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में, एरोनॉटिकल कानपुर लखनऊ में, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ नैनी और रायबरेली में, इसी तरीके से सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में। इसके बाद में हम लोगों ने देखा सीमेंट फैक्ट्री डल्ला मिर्ज़ापुर में, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद,
मथुरा तेल शोधक मथुरा में, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, चमड़ा रंगाई जूता संस्थान कानपुर और स्कूटर इंडिया लखनऊ में। इसके बाद में हम लोगों ने देखा नगर और उनके उपनाम। आगरा को ताज नगरी क्योंकि ताजमहल है, अयोध्या को राम जन्मभूमि, अलीगढ़ को ताला नगरी, इलाहाबाद को संगम, मथुरा को कृष्ण नगरी, कन्नौज को खुशबुओं का शहर, लखनऊ को नवाबों का शहर और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सुझाव या सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। जानिए अपना उत्तर प्रदेश की सीरीज में तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कुछ बदले गए नाम, उसके बाद में प्रमुख विश्वविद्यालय, प्रमुख खनिज, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और नदी के किनारे जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनके किनारे जो बसे हुए प्रमुख शहर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जाने अपना उत्तर प्रदेश का भाग 1 और भाग 2 आ गया है, उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की फिजिकल फीचर्स के बारे में जाना है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बदले गए कुछ नाम। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। वहीं मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। मुगल सराय जो तहसील है उसका नाम भी बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। लखनऊ में कुछ जगहों के नाम भी बदले गए हैं, वो भी देख लेते हैं एक नज़र में। बर्लिंगटन चौराहा जो पहले कहा जाता था अब उसे अशोक सिंघल चौराहे के नाम से जाना जाएगा। सरोदय नगर में एक द्वार है, उसको विनायक दामोदर सावरकर द्वार का नाम दे दिया गया है। सिकंदराबाग चौराहा को वीरांगना उदा देवी चौराहा कहा जाएगा और विरामखंड राम भवन चौराहे का नाम बदल करके अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा कर दिया गया है। ठीक है, तो बदले गए नामों में इम्पोर्टेंट इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बर्लिंगटन चौराहे को अशोक सिंघल चौराहा, सरोदय नगर में द्वार को विनायक दामोदर सावरकर द्वार, सिकंदराबाद चौराहे को वीरांगना उदा देवी चौराहा, विरामखंड राम भवन चौराहे को अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बदले गए नाम हैं यूपी में। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं अभी तक, तो वो सारे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना 1887 में हुई थी। कहाँ पर है ये? इलाहाबाद में ही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर होगा? प्रयागराज में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1887 में हुई थी। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में। 1920 में इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद आता है लखनऊ विश्वविद्यालय LU, ये लखनऊ में है। 1921 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। 1927 में इसकी स्थापना हुई। ये 5 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं यूपी के, इनको आपको हर हाल में याद कर लेना है। इनकी लोकेशन तो इनके नाम से ही पता चल जाती है और उसके बाद में इनका स्थापना वर्ष भी याद करना है आपको। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन 1887 में, फिर BHU 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। आप सब ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, मराठा का इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे उनको पुणे से कानपुर के लिए भेज दिया गया था
अंग्रेज़ों के द्वारा, तो अंतिम समय उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया कानपुर में। और नाना साहब ने जो 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर, इसी से आप लोग याद कर लेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। इसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, नाम से पता चल रहा है काशी, कहाँ पर होगा? वाराणसी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वाले 5 इलाहाबाद, BHU, AMU, LU और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फैजाबाद में, आचार्य नरेंद्र देव। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलदेव विश्वविद्यालय, रुहेलदेव कहाँ पर है? बरेली में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? फैजाबाद में। फैजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अभी अयोध्या कर दिया गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ये झांसी में है। दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ये है कहाँ है? आगरा में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। पशु चिकित्सा शोध संस्थान, आप समझो पशु चिकित्सा का अगर नाम आएगा तो आप क्या बताएंगे? इज्जत नगर। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर में। फिर उसके बाद में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यूपी का एकमात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और ये है कहाँ पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद में इसका हेड ऑफिस है, ऐसे कह सकते हैं। बाकी मुक्त विश्वविद्यालय है तो इसकी पढ़ाई लिखाई कहीं से भी हो सकती है। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद। इसके बाद में सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ? लखनऊ में। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। लखनऊ में इंपॉर्टेंट 4 विश्वविद्यालय ये हैं, एक UPTU, एक भातखंडे, एक विधि विश्वविद्यालय राम मनोहर लोहिया, और उर्दू अरबी फारसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ये याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है चारों। तो हम लोगों ने एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लखनऊ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये 5 इंपॉर्टेंट है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में है, ये भी याद करना है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी फैजाबाद में है, और रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पे हो जाएगा? अयोध्या, फैजाबाद में। ठीक है, बुंदेलखंड झांसी में हो जाएगा, और वहीं आपका पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जत नगर। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। इसके बाद में लखनऊ के हम लोगों ने 4 विश्वविद्यालय देखे, एक तो UPTU, एक भातखंडे, और एक राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, और IIIT कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, ये कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की लिस्ट। इसके बाद में हम लोगों को देखना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वन्यजीव विहार। ठीक है, प्रमुख वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे पहला है। सबसे बड़े एरिया में 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद वाले एरिया में है ये। तो हस्तिनापुर का नाम आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा। तो हस्तिनापुर जो है महाभारत इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली के आसपास वाला एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहीं पे आसपास, वहीं पे कुरुक्षेत्र भी है हरियाणा में,
दिल्ली के बगल में हरियाणा, हरियाणा में क्या है, कुरुक्षेत्र जहाँ युद्ध हुआ महाभारत का, वहीं पे हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ होगा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, जो यूपी में जो दिल्ली से सटे हुए जो ज़िले हैं, ठीक है, दिल्ली के आसपास वाले जो एरिया हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हम लोगों ने देखा था, चंबल नदी किधर से आती है, एमपी से, इधर नीचे से इस साइड से आती है और आगरा और इटावा होते हुए यूपी में प्रवेश करती है, यमुना से मिल जाती है। तो आगरा और इटावा वाला एरिया जो होगा वो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार होगा। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाला एरिया है जो लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, ये सोनभद्र और ये मिर्ज़ापुर वाला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ज़िला है यूपी का, एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में। सुहेलवा, गोंडा बहराइच। सुहागी वरवा कहाँ पर है, महाराजगंज, ठीक है। कतरनिया घाट यह है बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव बांदा में और किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद। फिर चंबल वाला इटावा, आगरा। कैमूर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। दुधवा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़। सुहेलवा यह है गोंडा और बहराइच में। सुहागी बरवा यह महाराजगंज में। कतरनिया घाट ये बहराइच में। और रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में, जबकि किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। ये थे प्रमुख वन्यजीव विहार यूपी के। इसके बाद में हम लोगों को देखना है प्रमुख खनिज। देखिए यूपी का जो नीचे वाला एरिया है ये आपका पठारी भाग है, ठीक है। नीचे यहाँ से पठार एरिया शुरू हो जाता है, ये आपका मैदानी क्षेत्र है गंगा यमुना का। ये गंगा आती है यहाँ से गंगा आती है और यहाँ से यमुना आती है। तो गंगा यमुना का ये वाला हिस्सा जो मैदानी क्षेत्र है, ये वाला तराई क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ हैं। तो यहाँ ये वाला एरिया क्या है, पहाड़ों के नीचे का तराई क्षेत्र है। ये वाला एरिया जो है ये मैदानी भाग है गंगा यमुना का। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये कैसा भाग है, पठारी भाग है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पठारी वाला हिस्सा है यहीं पर ज़्यादातर खनिज मिलते हैं, ठीक है। पठारी वाला जो भाग है वहाँ पर क्या मिलते हैं, सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनिजों की बात की जाएगी तो यहाँ से ही ज़्यादातर आएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे बॉक्साइट कहाँ पे मिलेगा, बांदा। और बांदा आपका कहाँ पर है, ये वाला जिला है जब आपका बांदा, ठीक है। तो बॉक्साइट बासे बांदा आपको याद रखना है, ठीक है। पायराइट और एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर से। देखो मिर्ज़ापुर में आपका ज़्यादातर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से ही ज़्यादातर आपके खनिज प्राप्त होते हैं, मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है। तो आपका चाहे पायराइट की बात की जाए, ठीक है, चाहे आपका ये हीरा की बात की जाए, उसके बाद चाहे आपका संगमरमर हो, डोलोमाइट हो या वेराइट और एडालुसाइट हो, ये सारे कहाँ से मिलेंगे, मिर्ज़ापुर से मिलेंगे, ठीक है। कहाँ से, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। पायराइट भी मिर्ज़ापुर से, संगमरमर भी मिर्ज़ापुर से, डोलोमाइट भी मिर्ज़ापुर से और बैराइट और एडालुसाइट भी मिर्ज़ापुर से, ठीक है। मिर्ज़ापुर के लिए ये 4-5 याद रखना है आपको। आपका यूरेनियम और तांबा कहाँ से मिलता है, ललितपुर से, ठीक है। ललितपुर से क्या मिलेगा, यूरेनियम और तांबा। ये ललितपुर भी नीचे वाला एरिया है। कोयला आपका सोनभद्र, ठीक है, सिंगरौली और सोनभद्र। सिंगरौली ये नीचे वाला एरिया है। सोनभद्र और सिंगरौली से क्या मिलेगा, कोयला, ठीक। बाकी संगमरमर हो या डोलोमाइट हो, ये मिर्ज़ा, सोनभद्र और बांदा। इसके बाद जिप्सम जो है ये झांसी और हमीरपुर, ये झांसी और ये हमीरपुर, ये वाला एरिया जो है ये जिप्सम यहाँ से मिलता है। तो जिप्सम क्या यूज होता है इसको सीमेंट में मिलाया जाता है, ठीक है। तो झांसी और हमीरपुर से मिलेगा जिप्सम, ललितपुर से मिलेगा आपका यूरेनियम और तांबा, और बाकी बांदा से मिलेगा आपको, बांदा और मिर्ज़ापुर से मिलेगा हीरा, और बांदा से ही बॉक्साइट भी। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से बाकी सारे खनिज, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट खनिज जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है खनिज वाला पार्ट जो होता है हमारे जीएस में सबसे टफ पार्ट माना जाता है, ठीक है, जल्दी से याद नहीं होते हैं। तो 1-2 बार ये मैप से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बा से बॉक्साइट, बा से बांदा, ठीक है।
देखो फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, देखो बा के ऊपर भी बिंदी आ रही है ऐसे, और रॉक फॉस्फेट भी इसके ऊपर भी बिंदी आ रही है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे। रॉक फॉस्फेट भी बांदा से और बॉक्साइट भी बांदा से, ठीक है। बा के ऊपर भी देखो बिंदी आ रही है, तो बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट ये कहाँ से मिलेगा? बांदा से मिलेगा, ठीक है। और हीरा भी जहाँ कहाँ से मिलेगा? बांदा से मिलेगा, ठीक है। हीरा बांदा से निकलता है। फिर उसके बाद में पायराइट, संगमरमर, डोलोमाइट और बैराइट, एडालुसाइट, ये सारे साइट वाले जितने हैं वो कहाँ मिलेंगे? मिर्ज़ापुर में, ठीक है। पायराइट, संगमरमर, डोलोमाइट, बैराइट, एडालुसाइट, ये सब कहाँ से मिलेंगे? मिर्ज़ापुर से, ठीक है। और सोनभद्र से, ये दोनों एरिया मेन है। इसके बाद में कोयला, कोयला भी सोनभद्र से, कोयला का एकमात्र एरिया है सोनभद्र, ठीक है। जिप्सम मिलेगा हमीरपुर और झांसी से, हमीरपुर और झांसी से क्या मिलेगा? जिप्सम। ललितपुर से क्या मिलेगा? यूरेनियम और तांबा। ये हो गए हम लोगों ने देख लिया इंपॉर्टेंट खनिज। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है नदी घाटी परियोजना। हम लोगों को पढ़ना है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना पढ़ने से पहले हम लोग नदी एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपकी गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके यूपी बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। उसकी सहायक नदी यमुना भी प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। इधर से चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन ये नदियाँ मिलती हैं इधर से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ इससे मिल जाती हैं आकर के, ठीक है। ये हमारा जो यूपी का नदी तंत्र है, ठीक। ये हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा है नदियों के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो रामगंगा जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर। ये हमारी गंगा नदी और ये हमारी रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा नदी पर कौन सी परियोजना? रामगंगा परियोजना। माता टीला बेतवा नदी पर, ये हमारी बेतवा नदी है और बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना होगी? माता टीला, ठीक है। बाढ़ सागर, ये सोन नदी पर, ये सोन नदी है, यहाँ पर कौन सी परियोजना है? बाढ़ सागर। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर, ठीक है। इसके बाद शारदा प्रोजेक्ट जो है वो गोमती नदी पर, यहाँ पर गोमती नदी होगी, इस पर कौन सी परियोजना है? शारदा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, ये आपको याद करना है। रामगंगा नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, ठीक है। तो माता और इधर बेतवा को अगर हम टा को टा कर दें ऐसे तो ये बेटवा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटवा का रिलेशन किससे होगा? माता से होगा। माता टीला बेटवा, ये आपको याद हो जाएगा ऐसे। माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। फिर इसी तरीके से बाढ़ सागर परियोजना कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। इसकी भी ऐसे कोई ट्रिक बना लेंगे कि सोने का बाढ़ था। उसके बाद में रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, इसको तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। और शारदा परियोजना गोमती नदी पर, ठीक है। ये हो गई बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में हम लोगों को देखना है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं वो देखने हैं। यमुना नदी के किनारे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, ठीक है। मथुरा, वृंदावन, आगरा ये तो बहुत फेमस शहर हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, ठीक है। ये मथुरा, वृंदावन, आगरा ये इंपॉर्टेंट शहर हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर ये भी आपका यमुना नदी के किनारे ही बसे हुए ये सारे शहर हैं, ठीक है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, ठीक है। इनकी लोकेशन एक बार मैप में देख लेंगे। ये वाला मैप आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसकी PDF, इसको जूम करके 1-2 बार इसको देखेंगे, या मैप में आप लोग फिल करेंगे कि कौन सा शहर कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि मथुरा ये आपका मथुरा, आगरा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर हो गया। तो इस तरीके से मैप से फिल करके आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कानपुर, फिर वाराणसी, फिर गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद और गाजीपुर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी यही काम करना है। ये गंगा नदी हमें अपने मैप में ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद में देखना है यहाँ पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये कन्नौज हो गया, ये कानपुर हो गया, ये यहाँ पे होगा प्रयागराज, यहाँ पर होगा वाराणसी, ठीक है।
तो इस तरीके से इनको भी मैप में फिल करके आपको प्रैक्टिस करनी है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको, पेपर में पूछा भी गया है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद गोमती नदी के किनारे सबसे इंपॉर्टेंट लखनऊ, कैपिटल सिटी यूपी की, कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे। फिर जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी। ठीक है, ये है आपकी गोमती नदी, ये आपका लखनऊ है। ठीक है, इधर इसके पीछे यहाँ पर सीतापुर होगा। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे शाहजहांपुर होगा। ठीक, आगे इसके जौनपुर होगा। तो ये सारे शहर हैं आपके, और इधर ही खीरी भी होगा सीतापुर के पास में। तो इस वाले नदी पर भी आप मैप की प्रैक्टिस करके ही ये सारे आपको याद करने हैं। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी। इसके बाद रामगंगा नदी, ये आपकी रामगंगा नदी हो गई। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। ठीक है, मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर और बदायूं। ठीक है, इस तरीके से इस पर प्रैक्टिस करनी है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। राप्ती नदी यहाँ पर होगी, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ऐसे इन पे भी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हम लोगों ने देखा 6 प्रमुख नदियाँ। पहली यमुना के किनारे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा गंगा नदी के किनारे कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी। उसके बाद सरयू नदी के किनारे अयोध्या। उसके बाद में गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, खीरी। उसके बाद रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच। ठीक है, ये थे प्रमुख शहर प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया देखा। हम लोगों ने बदले गए नाम, इलाहाबाद प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, झांसी रानी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वेलिंगटन को अशोक सिंघल, सूर्योदय नगर में जो द्वार है उसको विनायक दामोदर सावरकर द्वार, सिकंदराबाद चौराहे में वीरांगना उदा देवी, विरामखंड राम भवन चौराहे में अमर शहीद मेजर कमल कालिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रमुख विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, AMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है इलाहाबाद। उसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट और देखे हमने। पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर में है। उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। ठीक है, और अवध विश्वविद्यालय कहाँ होगा? फैजाबाद या अयोध्या में होगा। इस तरीके से राजर्षि मुक्त टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, वो कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसके बाद में लखनऊ के 4 प्रमुख विश्वविद्यालय हम लोगों ने देखे, एक UPTU, एक भातखंडे, एक राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। ये चारों कहाँ पर है? लखनऊ में है। IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इलाहाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ देखी हम लोगों ने और उनकी लोकेशन। उसके बाद में वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद। राष्ट्रीय चंबल कहाँ पर है? इटावा और आगरा में। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। दुधवा नेशनल पार्क ये है आपका लखीमपुर खीरी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह है प्रतापगढ़ में। सुहेलवा गोंडा बहराइच में। सुहागी बरवा महाराजगंज में। कतरनिया घाट बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने देखा प्रमुख खनिज के बारे में हमने बताया कि नीचे वाला एरिया जो पठारी भाग है वहाँ से सारे खनिज प्राप्त होंगे। एक तो बांदा से होगा, बा से बॉक्साइट और रॉक फॉस्फेट। ठीक है, और क्या मिलेगा? बांदा से हीरा भी मिलेगा। ठीक है, कोयला जितना मिलेगा सोनभद्र से मिलेगा। बाकी ज़्यादातर जो खनिज हैं वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से ही मिलते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर से क्या क्या मिलेगा? डाइट वाले, जिसमें डाइट करके आ रहा है, जैसे बायराइट, एडालुसाइट, डोलोमाइट
और पाइराइट ये सारे कहाँ पे मिलेंगे, मिर्ज़ापुर से मिलेंगे। संगमरमर भी मिर्ज़ापुर से मिलेगा। कोयला सोनभद्र से मिलेगा। जिप्सम कहाँ से मिलेगा, हमीरपुर और झांसी से मिलेगा जिप्सम। और वहीं यूरेनियम और तांबा कहाँ से मिलेगा, ललितपुर से। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रमुख खनिज देखे। इसके बाद हम लोगों ने देखा नदी घाटी परियोजनाएं, रामगंगा नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, बांट सागर सोन नदी पर, रिहंद सागर रिहंद नदी पर, और शारदा प्रोजेक्ट जो है वो गोमती नदी पर है। इसके बाद नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर देखे, यमुना नदी किनारे मथुरा वृंदावन आगरा, इटावा कालपी कौशाम्बी हमीरपुर, गंगा नदी के किनारे कानपुर वाराणसी गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज इलाहाबाद गाजीपुर, सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। इसके बाद में गोमती नदी के किनारे लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर शाहजहांपुर सीतापुर खीरी, रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर मुरादाबाद बरेली बदायूं, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बस्ती गोंडा बहराइच। इस तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने अपना उत्तर प्रदेश पार्ट 4 में। आपको कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सुझाव सजेशन है तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी से रिलेटेड स्टैटिक जीके। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। जाने अपना उत्तर प्रदेश की सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं आप लोग देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में प्रथम। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, थंबनेल में आप लोगों ने फोटो देखा, ये जो फोटो है ये है श्री गोविंद वल्लभ पंत जी का। ये यूपी के फर्स्ट सीएम थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री गोविंद वल्लभ पंत। इसके बाद में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी, और प्रथम अनुसूचित जाति की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मायावती। तो प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो गोविंद वल्लभ पंत, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और अनुसूचित जाति की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मायावती। ठीक है, और प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। तो 4 चीज़ें हम लोगों ने देखी। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, अनुसूचित जाति की प्रथम मुख्यमंत्री मायावती। इसी के साथ में पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद में पहला हिंदी न्यूज़पेपर की बात की जाएगी, वो भी दैनिक, मतलब जो डेली प्रकाशित किया जाता था, रोज उसका प्रकाशन होता था। तो वो था हिंदुस्तान। पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था हिंदुस्तान। 1887 में इसका प्रतापगढ़ में प्रकाशन किया गया था, पब्लिश किया गया था। और फर्स्ट हिंदी साप्ताहिक अखबार, साप्ताहिक मतलब वीकली, जो हर वीक में एक निकाला जाता था, वो था बनारस अखबार। ठीक है, बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1945 में काशी बनारस में किया गया था। इसी के साथ साथ में पहला अगर अंग्रेजी अखबार की बात करें वो था लीडर। ठीक है, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, मदन मोहन मालवीय द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था। 1909 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अखबारों में पहला अगर हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, हिंदुस्तान। साप्ताहिक बनारस अखबार। अंग्रेजी कौन सा था, लीडर था, मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और अनुसूचित जाति से पहली महिला मुख्यमंत्री मायावती थी। महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये 4 चीज़ें और ये 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसके बाद में आगे देखते हैं प्रथम विश्वविद्यालय। हम लोगों ने विश्वविद्यालय पढ़े हैं इससे पहले पिछली वीडियोज़ में। तो प्रथम विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में ही इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की बात की जाएगी तो बनारस में इसकी स्थापना हुई 1791 में। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय की बात की जाएगी तो क्या होगा, बनारस में होगा ये,
और 1791 में रेजिडेंट डंकन ने की थी इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश तथा पूरे भारत की आर्मी में पहली महिला ब्रिगेड शामिल की गई थी, उसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, तो रानी झांसी ब्रिगेड सबसे पहली उत्तर प्रदेश की भी और भारत की भी सबसे पहली महिला ब्रिगेड थी। इसको कब सम्मिलित किया गया था? 23 अक्टूबर 1943 में। 23 अक्टूबर 1943 में रानी झांसी ब्रिगेड को भारत की आर्मी में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, हिंदी के प्रथम गंभीर निबंधकार और आलोचक ये कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, प्रथम निबंधकार और आलोचक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो खेल कूद परिषद की स्थापना की गई वो उत्तर प्रदेश में ही की गई। कब? 1956 में। खेल कूद परिषद की स्थापना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की गई। पूरे भारतवर्ष की पहली खेल कूद परिषद की स्थापना और कब की गई? 1956 में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कार्नेलिया सोराबजी। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय बनारस में, प्रथम भारत की और उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड रानी झांसी, और रानी झांसी कब सम्मिलित की गई? 1943 में 23 अक्टूबर को। प्रथम गंभीर चिंतक, निबंधकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खेल कूद परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में, और पहली महिला वकील जो थी कार्नेलिया सोराबजी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। भारतवर्ष पूरे भारत में कहें चाहे उत्तर प्रदेश में कहें तो सर्वप्रथम ट्रैक्टर का उपयोग किसने किया? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रहने वाले सरदार जोगेंद्र सिंह। पहला ट्रैक्टर यूज करने वाले जो किसान थे कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह, लखीमपुर खीरी के निवासी। कहाँ से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 1904 में ट्रैक्टर का प्रयोग किया। सबसे पहले सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की गई? लखनऊ और कानपुर के बीच में 1960 में। ठीक है, भारत में पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में खोले गए। ये था 2 अक्टूबर 1975 में। पहला राष्ट्रीय पार्क, पूरे भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में हेली पार्क के नाम से, जो आज के टाइम पे उत्तराखंड में है, जिसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब उत्तराखंड में है वर्तमान में, पहले उत्तर प्रदेश में था जब तक कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। भारत में सर्वप्रथम उर्दू अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में की गई। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? सबसे पहले ट्रैक्टर का प्रयोग किसने किया? जोगेंद्र सिंह, लखीमपुर खीरी से 1904 में। पहली सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा लखनऊ कानपुर के बीच में 26 नवंबर 1960। प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया। पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में हेली पार्क है, इसका वर्तमान में नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्तमान में ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सर्वप्रथम उर्दू अकादमी की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। ये बात हो गई उत्तर प्रदेश में प्रथम की। हम लोगों ने देखा पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, राज्यपाल सरोजिनी नायडू, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, और अनुसूचित जाति से संबंधित पहली मुख्यमंत्री मायावती। अखबार की बात करें तो दैनिक अखबार हिंदी का हिंदुस्तान, साप्ताहिक अखबार बनारस अखबार, और दैनिक अंग्रेजी अखबार लीडर का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने 1909 में किया था। इसके बाद प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय बनारस में। रानी झांसी जो ब्रिगेड थी वो उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला ब्रिगेड थी, 23 अक्टूबर 1943 को बनी। हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतक, निबंधकार, आलोचक जो थे रामचंद्र शुक्ल थे। और खेलकूद परिषद की स्थापना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील जो थी वो कार्नेलिया सोराबजी थी। इसके बाद सबसे पहले ट्रैक्टर का प्रयोग सरदार जोगेंद्र सिंह ने लखीमपुर खीरी से संबंधित थे 1904 में किया। भारतवर्ष में सबसे पहली सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा लखनऊ कानपुर के बीच 26 नवंबर 1960 को। प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद तथा गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया। पहला राष्ट्रीय पार्क जो था वो हेली पार्क था, इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आज के टाइम पे इस नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में है इस टाइम।
सर्वप्रथम उर्दू अकादमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जिले की बात करें, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला भदोही। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला भदोही। जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला देखें तो इलाहाबाद, और जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है? वो है महोबा में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भदोही, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। साक्षरता की दृष्टि से गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे अधिक साक्षर जिला है। वो उसकी साक्षरता दर है 80.1, मतलब 80.1% साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है श्रावस्ती है। साक्षरता दर इसकी मात्र 46.7% है, 46.7%। सबसे पहले हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में प्रथम, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा छोटा जिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। जाने अपना उत्तर प्रदेश की सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास हम लोग कुल 4 चरणों में पढ़ेंगे। पहला प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास। इसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने यहाँ पर पहला कदम रखा और वहाँ से प्रारंभ होती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता सतलज और सिंधु नदियों की घाटियों में फैली हुई थी, जबकि वैदिक सभ्यता इसके बाद के समय में गंगा और यमुना नदी की घाटियों में फैली। तो वैदिक सभ्यता का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के इतिहास से प्रारंभ हो जाता है, वैदिक सभ्यता का भी। तो ये कहाँ पे फैली? गंगा और यमुना के मैदानी भाग में, इनके जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पर फैली। इन्हीं आर्यों के नाम पर ही भारत देश का नाम आर्यावर्त या फिर भारतवर्ष पड़ा। आर्यों के एक प्रमुख राजा भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा। फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ में ही जो आर्यों का जो वैदिक सभ्यता थी, जो आर्य थे वो दूर दूर भागों में फैल गए। वाराणसी संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है, सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी। साथ साथ में उत्तर प्रदेश में सारनाथ का जो चौखंडी स्तूप है ये वाराणसी के पास ही स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया। समय के साथ साथ उत्तर प्रदेश कभी छोटे छोटे राज्यों में बट गया और कभी बड़े बड़े साम्राज्यों का हिस्सा भी बना, जैसे यदुवंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश के साम्राज्य का हिस्सा बना। और यहाँ पर 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कन्नौज, गुर्जर, प्रतिहार का साम्राज्य का प्रमुख केंद्र रहा है। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास की शुरुआत आर्यों से हुई, मतलब वैदिक सभ्यता से, लगभग 4000 वर्ष पूर्व से। और उसके बाद में उसी के बाद आर्यों की वजह से ही इसका नाम आर्यावर्त या फिर भारतवर्ष पड़ा। यहाँ पर यदुवंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश के साथ साथ में कन्नौज में गुर्जर और प्रतिहारों का साम्राज्य का प्रमुख केंद्र रहा है। प्राचीन इतिहास में ही बात करें तो हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश बना रहा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित जो प्रयागराज में जो कुंभ का मेला है वो उसका महत्व पुराणों में वर्णित है। वहीं हिंदू धर्म के प्रमुख नगर अयोध्या और मथुरा, अयोध्या जहाँ पर श्री राम का जन्म, मथुरा जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। 16 महाजनपदों में से कुल 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। वहीं साथ साथ में सारनाथ और कुशीनगर का भी अलग महत्व है, बौद्ध धर्म से संबंधित।
प्राचीन काल में ही हर्षवर्धन नाम के एक महान राजा हुए हैं जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक राज किया। इन्होंने आधुनिक कन्नौज के पास में अपनी राजधानी बनाई और समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र में शासन किया। ये मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, ये हर्षवर्धन के काल का एरिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पंजाब और राजस्थान का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। इसके बाद में मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में 1000 से 1030 तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का आगमन रहा। अकबर से लेकर के औरंगजेब तक उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने शासन किया। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास में एक राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। शाहजहां ने यहाँ पर आगरा में ताजमहल बनवाया, विश्व के महानतम वास्तुशिल्पी नमूनों में से एक है। वहीं कबीर जो धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ते रहे और 8वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद में अवध के नवाब का उत्थान होता है और यहाँ पर नवाबों का शासन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आधुनिक काल की बात करें, 1902 में इसका नाम बदल करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। मेरठ में सैनिकों के बीच 1857 में जो विद्रोह फैला, सबसे पहले मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट किया 1857 की क्रांति का। वहीं 1857 की क्रांति जो थी उत्तर प्रदेश में ही केंद्रित रही। मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन सब ने महान भूमिका निभाई 1857 की क्रांति में। स्वतंत्रता संग्राम में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चौरी चौरा गांव, जहां पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन के चलते जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को एक चौकी में बंद करके आग लगा दी गई, वो कांड जो चौरी चौरा कांड हुआ वो प्रदेश के पूर्वी भाग में गोरखपुर जिले में स्थित है। तो आधुनिक काल में अगर बात करें तो मेरठ में सैनिकों का विद्रोह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण नेता हुए। 1902 में इसका नाम बदल करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू और इनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता यहाँ पर हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता उत्तर प्रदेश से ही निकल करके आए। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री बने और अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की और भारत की उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जो कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सन 2000 में 3 राज्यों का विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एरिया, ये वाला एरिया जो था वो अलग कर दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया। वहीं बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एरिया अलग कर दिया गया। मतलब नवंबर 2000 में ही यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और एमपी से छत्तीसगढ़ 3 राज्य अलग हुए, साथ साथ में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली यहाँ पर। उसके बाद में आर्य गंगा यमुना के भाग से फैल करके पूरे भारतवर्ष में फैल गए। उन्हीं के नाम पर ही भारत का नाम आर्यावर्त या भारत पड़ा। वाराणसी प्रमुख सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक है। सारनाथ का चौखंडी स्तूप, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। यदुवंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, वहीं कन्नौज, गुर्जर, प्रतिहार का शासन यहाँ पर रहा। इसके बाद में धार्मिक केंद्र, हिंदू धर्म का ये प्रमुख केंद्र रहा है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज ये सब हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। वहीं बौद्ध धर्म के लिए सारनाथ और कुशीनगर जैसे केंद्र रहे हैं। 16 महाजनपदों में से 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। हर्षवर्धन ने कन्नौज के निकट अपनी राजधानी बनाई। इनका शासनकाल 606 से 647 तक रहा। इन्होंने उत्तर प्रदेश सहित
बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। ये मैप में आप इनका हर्षवर्धन का शासनकाल देख सकते हैं। मध्यकाल में अकबर से लेकर के औरंगजेब ने सबने उत्तर प्रदेश से ही शासन किया। फतेहपुर सीकरी, अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनवाई, जहां शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया। ये विश्व की महानतम वास्तुशिल्प कला की एक उदाहरण है। कबीर ने अपनी धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी उत्तर प्रदेश से ही। 8वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद में यहाँ पर अवध के नवाब का उत्थान हुआ। स्वतंत्रता की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के नेताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे पहले मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से और बेगम हजरत महल लखनऊ से, बहुत सारे महान नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चौरी चौरा कांड भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ही हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात अगर हम देखें तो 24 जनवरी 1950 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता उत्तर प्रदेश से ही निकल करके आए। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। वहीं अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। यह भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। राज्य का विभाजन नवंबर 2000 में हुआ, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया नवंबर 2000 में। तो ये था उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।